हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिंह व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 7। इसके पहले के पार्ट को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके लिए थैंक यू। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण या फिर रेडिएशन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा रेडिएशन टैनिंग और सनबर्न का कारण बनता है। टैनिंग और सनबर्न क्या होता है? जो हमारी स्किन जितना एक्सपोज होती है सन में, मतलब जितने स्किन पे कपड़ा नहीं होता है वो स्किन थोड़ी काली हो जाती है ना, बाकी स्किन के मुकाबले डार्क हो जाती है, तो उसी को टैनिंग और सनबर्न बोलते हैं। तो वो सूर्य के प्रकाश से किस रेडिएशन के कारण होता है? यह आपका ऑप्शन ए है विजिबल, ऑप्शन बी है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड या फिर ऑप्शन डी है अल्ट्रावायलेट। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रावायलेट। और ये अल्ट्रावायलेट कितने पार्ट में आता है? तो ये दो पार्ट में आता है। एक मिनट, ये दो पार्ट में आता है। किस किस में? अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट आपका एक होता है अल्ट्रा वायलेट ए, जिसे यूवीए बोलते हैं, यूवीए। और दूसरा होता है आपका अल्ट्रा वायलेट बी, जिसे आप यूवी बी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट की सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि कंक्रीट मतलब आपका सीमेंट ना, सीमेंट। या फिर आप डामर रोड को भी इसमें ले सकते हो, जो डामर रोड होती है ना उसको भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी तुलना में बर्फ में चलना अधिक कठिन क्यों होता है? कंक्रीट की तुलना में बर्फ नरम होती है, ऑप्शन नंबर ए था वो आपका। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ और उस पर चलने वाले पैरों के बीच बहुत कम घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी, बर्फ और पैरों के बीच अधिक घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कि बर्फ और उस पर चलने वाले पैरों के बीच बहुत कम घर्षण होता है। मान लो जैसे नॉर्मल रोड है आपका, कंक्रीट या फिर डामर की रोड है, अगर ये मान लो आपको कंक्रीट या फिर डामर की रोड है, तो अगर आपका यहाँ पे पैर पड़ रहा है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है ना उससे। लेकिन बर्फ में क्या होता है? बर्फ है मान लो ये, और अगर आप इसमें पैर रखते हो तो आपका पैर बर्फ पे है तो पैर फिसलता है, इसलिए ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए आप बर्फ पर नहीं चल सकते, ठीक है। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर फिसलता है उस पे, और कंक्रीट पे और डामर में जमा रहता है। निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से अवलोकन से दूरबीन, टेलीस्कोप और सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में अंतर समझा जा सकता है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि दूरबीन, टेलीस्कोप और आपका सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में निम्न में से किसे कारण अंतर समझा जा सकता है? तो बताइए किसके द्वारा अंतर समझा जा सकता है? आपका ऑप्शन नंबर ए, लेंस की लंबाई और आकार। ऑप्शन नंबर बी, लंबाई। ऑप्शन नंबर सी, लेंस का आकार। या फिर ऑप्शन नंबर डी, रंग। तो इसका सही आंसर आपका लेंस की लंबाई और आकार दोनों ही मैटर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ना। देखो जैसे ये आपका टेलीस्कोप का उदाहरण है और ये आपका माइक्रोस्कोप का। टेलीस्कोप के जो लेंस होते हैं वो बड़े होते हैं, उसकी तुलना में माइक्रोस्कोप के लेंस छोटे होते हैं। और जैसे अपन जब फुल बॉडी वाले में जाएंगे तो उसमें लेंस बड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों में वाइसा वर्सा चलता ही रहता है, किसी में लेंस बड़ा रहता है तो किसी की हाइट के हिसाब से होता है। इसीलिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस की लंबाई और आकार के कारण हमारा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के अंतर समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत छोटे समय अंतराल को किसमें सटीकता से मापा जाता है? मतलब जो छोटे समय अंतराल होते हैं उसमें अपन किस चीज से, निम्नलिखित में से किस चीज से अपन उसको मेजर कर सकते हैं एकदम सटीक? ऑप्शन नंबर ए है एटॉमिक क्लॉक, ऑप्शन नंबर बी है पल्सर, ऑप्शन नंबर सी है क्वार्ट्ज क्लॉक, ऑप्शन नंबर डी है व्हाइट राउंड्स। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक की सहायता से अपन जो टाइम के बीच का डिफरेंस होता है, जो बहुत कम डिफरेंस होता है, उसको भी अपन नाप सकते हैं। और इसको अपन क्यों नापते हैं? तो ये होता है मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट टाइम बताता है। मोस्ट एक्यूरेट टाइम इसी का यूज होता है आपका इंटरनेशनल टाइम के लिए, इंटरनेशनल टाइम निकालने के लिए। मोस्ट एक्यूरेट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर जो आपका सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट में इसका यूज होता है, सैटेलाइट में इसका यूज होता है ना। और किस में होता है? तो टेलीविजन में होता है। टेलीविजन को जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। टेलीविजन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए होता है। और आपका सैटेलाइट हो गया ना, और आपका ग्लोबल नेविगेशन भी, जो आपका पूरा वर्ल्ड में जो नेविगेट होता है उसके लिए भी इसी का प्रयोग होता है, ग्लोबल नेविगेशन के लिए। और इंटरनेशनल टाइम तो अपन यहाँ लिख ही लिए, मतलब टाइम की सबसे सटीक जानकारी हमको देता है एटॉमिक क्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल की बूंद पानी के ऊपर क्यों फैलती है? हमारा क्वेश्चन फिफ्थ क्या है कि तेल की बूंद पानी पर क्यों फैलती है? आपका ऑप्शन नंबर ए, तेल का सतही तनाव पानी की तुलना में बहुत कम होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है तेल पानी के साथ मिश्रित नहीं होता, ये तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
तेल पानी के से हल्का होता है, तेल अधिक चिपचिपा होता है। तो बताइए ए सी डी में से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कि तेल का जो सतही तनाव होता है, तेल का सतही तनाव पानी की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए अगर पानी है नीचे तो ऊपर तेल तैरने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक मोमबत्ती को शून्य गुरुत्वाकर्षण में जलने के लिए बनाया जाता है, एक मिनट, यदि एक मोमबत्ती को शून्य गुरुत्वाकर्षण में जलने के लिए बनाया जाता है, ये जलने के लिए बनाया जाता है गलत है, इसको आप ये मान लीजिए कि अगर जलाया जाता है, यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण में जलाया जाता है, तो निम्न में से जो चार ऑप्शन है उसमें से क्या होगा? मोमबत्ती की लौ गोल हो जाएगी, मोमबत्ती के जलने पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोमबत्ती सामान्य गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत लंबे समय तक जलेगी, मोमबत्ती शून्य गुरुत्वाकर्षण में नहीं जलेगी। तो मोमबत्ती शून्य गुरुत्वाकर्षण में जलेगी, इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा, है ना। अगर जलती है, अगर हमारा गुरुत्वाकर्षण में जला है अपन मोमबत्ती, तो आप कभी नोटिस करोगे कि मान लो ये आपका मोमबत्ती है, मान लो ये आपका मोमबत्ती है, आपकी मोमबत्ती जब भी जलती होगी तो ऐसे जलती होगी, ऐसे ही जलेगी ना। तो देखो जो ये है, मान लो आपका लौ से सीधा जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, और ये नीचे लौ बन रहा है यहाँ पे ऐसा, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण बन रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण अपन लौ को नीचे भी खींच रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपन ऊपर ऊपर छोड़ दिए उसको, केवल ऊपर ऊपर जाने के लिए नहीं छोड़े, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा तो ये छूट जाएगा यहाँ से, मतलब वो नीचे नहीं खिंचाएगा, और जब नीचे नहीं खिंचाएगा तो जो लौ है, लौ गोल हो जाएगी, लौ गोल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब ये गोल है, जब ये नीचे खिंचा ही नहीं रहा है, तो इसका तो शेप चेंज नहीं होगा ना। अगर ये बत्ती है तो यहाँ पे गोल ही रहेगी, गोल ही रहेगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है। आपका ऑप्शन ए है लुमिन, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है कैंडेला, ऑप्शन डी है इयॉन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, तो आप डायोप्टर को या तो डी से डिनोट कर सकते हो या तो डीपीटी से डिनोट कर सकते हो, ये इसका सिंबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8वें में कि निम्न में से कौन सा उपकरण हमारा सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डैनियल सेल, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनिक सेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑप्शन नंबर डी फोटोवोल्टिक सेल। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी फोटोवोल्टिक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ये आपका उपकरण है, आप इसको देखे भी होंगे, इलेक्ट्रिशियन लोग लेके घूमते रहते हैं ना इसको, उनके काम का चीज है, क्योंकि सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, जिसका फोटो ये है ना। आपका एनीमोमीटर क्या यूज होता है? तो इसको यूज किया जाता है विंड की स्पीड नापने के लिए, विंड की स्पीड। इसको तो आप समझ गए हो, करंट, किसी सर्किट का करंट, गैल्वेनोमीटर। लेक्टोमीटर को मतलब क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्वालिटी ऑफ मिल्क को नापने के लिए। और आपका बैरोमीटर को किस लिए? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए आपका किसको? बैरोमीटर को प्रयोग किया जाता है, या फिर इसको कई बार बैरोमेट्रिक भी बोल देते हैं ना, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोल देते हैं कई बार। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाकू किसका उदाहरण है। चाकू निम्न में से किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है वेज, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है पुल्ले, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वेज। ऐसा किस लिए? क्योंकि वेज को ऐसे, चाकू कैसे रहता है? चाकू भी तो ऐसे ही रहता है ना, इसी को वेज कहा जाता है, इसी को वेज इफेक्ट कहा जाता है। वेज इफेक्ट कि आपका ऊपर चौड़ा रहता है और नीचे की तरफ आते आते वो सकरा हो जाता है, शार्प हो जाता है। इसीलिए जो लकड़ी को काटने के लिए भी काम करते हैं उसको भी वेज बोलते हैं, है ना। जैसे देखो, मान लो आपका ये चाकू है, ये ऐसा चाकू है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? ये हमेशा ऊपर की तरफ चौड़ा रहेगा, और अपन उसको घिस घिस के नीचे की तरफ वो कर देते हैं ना, शार्प, और तभी हमारे यहाँ से सब्जी कटता है, यही तो सब्जी काटता है ना। तो इसलिए जो चीज ऊपर चौड़ी रहेगी और अगर नीचे की तरफ आते रहेगी उसको अपन वेज बोलते हैं। जो उल्टा ट्रायंगल, मान लो उल्टा ट्रायंगल इफेक्ट हमारा वेज है।
उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।